नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे मथुरा की एक फेमस हस्ती। देखो, लोग बिजनेसमैन होते हैं, लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, लोग कुछ भी होते हैं, लेकिन एक जो मुकाम हासिल करते हैं लोग अपने दम पर, अपने पहचान स्थापित करते हैं इस समाज में, लोगों के बीच में अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने भी कुछ किया। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। खैर, मैं इनका इंटरव्यू बहुत दिन पहले से लेना चाह रहा था और मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी इन सर का इंटरव्यू लूं, और कोशिश थी कि जल्दी से आएँ सर। और जाना तो मुझे चाहिए था वेद सर के पास, लेकिन इतना प्रेम है, हमारी मित्रता इतनी अटूट है कि सर खुद ही मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए, खुद मिठाई खिलाने के लिए आए। सर इस बार पीसीएस में 2021 वाले पीसीएस में वेद प्रकाश सर की 132वीं रैंक है और अभी इनको ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये मथुरा के रहने वाले हैं। पहले सुनने में आता था कि मथुरा से डमी लोग निकलते हैं, मतलब डमी कैंडिडेट का मतलब समझते हैं आपके, कहीं से लेकर आ गए और यहाँ पे लाके चिपका दिया उस कैंडिडेट को। लेकिन ये अपने यही मथुरा के पले बड़े केआर कॉलेज से इन्होंने ज्योग्राफी में एमए किया हुआ है और ऑनर्स हैं और बहुत अच्छे परसेंटेज हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और मैं इन्हें पिछले 2015 से अब तक कंटिन्यूस जानता हूँ। आपने अब तक जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे उनमें लोग झूठ बता देते होंगे, मतलब बनावटी चीज़ें बता देते होंगे। लगता होगा कि कैसे पढ़ा जाए। कई कह देते हैं कि दिन में केवल 2 घंटे सोना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड मैटर करता है, या फिर फैमिली सपोर्ट मैटर करता है। मैं सारी चीज़ों पर 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश सर का स्वागत करूंगा और सर से चाहूँगा कि सर एक बार अपने बारे में कुछ चीज़ें बताएं कि उन्होंने कहाँ से एमए किया, या फिर कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर के पास हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वेद प्रकाश है। 2021 यूपी पीसीएस की परीक्षा में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर मेरा चयन हुआ है। मेरी स्कूलिंग पूरी एकेडमिक भी मथुरा से ही हुई है। एमए किया है, बीएड भी किया है, 4 बार नेट क्वालिफाइड। और ये जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था मेंस में, पहला इंटरव्यू था जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। एकेडमिक मैंने केआर कॉलेज से किया है एमए और बीए। कानामाखन विद्यालय से ही मेरी 10th हुई है। जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज मथुरा, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन 12th हुआ है। तो ये, और मैंने दृष्टि आईएएस से कोचिंग की। अभी हाल ही में जहाँ मैं अध्ययनरत हूँ, जहाँ से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की, वो हापुड़ संस्थान, ये नियर गाजियाबाद है। वहाँ से आईएएस पीसीएस निजामपुर हापुड़ के जो केंद्र प्रभारी हैं रिंकू सिंह आई जी, उनके दिशा निर्देश पर मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रॉपर मथुरा का रहने वाला हूँ। तो सर ने बताया, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ चीज़ें ईमानदारी वाली होती हैं, बनावटी नहीं होती बिल्कुल भी। तो चीज़ों को कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रस्तुत करना है, कैसा है। जो लोग बनावटी होते हैं वो बात करने में बड़े ही माहिर होते हैं, क्योंकि आसानी से नहीं मिलती किसी को सफलता। जो सज्जन होते हैं, जो सीधे होते हैं, एक ही रास्ते पर चलने वाले होते हैं, इन लोगों को सफलता बड़ी जल्दी मिल जाती है। मैं इनको देख रहा हूँ पिछले 2015 से कॉन्टिन्यूस तैयारी करते करते। हम मिलते थे, साथ में रहे भी हैं, समय भी बिताया खूब अच्छे से। किसी भी कारणवश मैं तैयारी से थोड़ा अलग हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मुझे पूरा भरोसा था कि वेद का सिलेक्शन जरूर होगा। मैं हमेशा से ही फोन पे बात करता रहता था और लगातार मैसेज के रिप्लाई। आज तो खैर अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और 132वीं रैंक मैटर करती है। हापुड़ जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, श्री रिंकू राही जी के नेतृत्व में, निर्देशन में इन्होंने सफलता अर्जित की है। इससे पहले दृष्टि आईएएस में भी इन्होंने कोचिंग की थी। उस समय भी ये मुझे मिलते रहते थे, हम साथ में ही रहते थे और लगातार बातें भी होती रहती थी। मैं ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जो हम स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसे आपका एमए में ज्योग्राफी था, तो आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी चूज किया। सबसे पहले लोगों को यूपी पीसीएस में ऑप्शनल तय करने में दिक्कत आती है। क्या बैकग्राउंड, जैसे आपका तो था कि चलो एमए में ज्योग्राफी है तो आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल से पीसीएस क्लियर कर लिया,
तो क्या किसी बच्चे को ऑप्शनल लेने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसको बीए बीएससी के अकॉर्डिंग ऑप्शनल लेना है या फिर अपनी हॉबीज या रुचि के अकॉर्डिंग? देखिए, ऑप्शनल एकेडमिक पर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि हमें जो जीएस के 4 पेपर रहते हैं तो हम उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप उस सब्जेक्ट को चुनिए। अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि यूपी पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने वाला है, यहाँ तक कि मोस्ट प्रोबेबली हट चुका है, बस उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसके स्थान पर 2 यूपी विशेष से प्रश्न पत्र आएंगे। मतलब जो पीसीएस के अंदर जो ऑप्शनल वाला हुआ था वो खत्म हो जाएगा अब। हाँ बिल्कुल। अब लोगों को वो जो ऑप्शनल का रहता था ना कि चलो 200 नंबर का हम ऑप्शनल ले लेंगे या फिर 200 नंबर ऑप्शनल में कम से कम ले आएंगे, वो हुआ भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। मतलब जो दिक्कतें आती थी लोगों को, जो बैकग्राउंड वाली दिक्कत होती थी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए, अब पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। जैसे मेंस का सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। हिंदी, सामान्य हिंदी आती है 150 नंबर की, फिर एक ऐसे का पेपर, 4 पेपर हमारे जीएस के, और 2 पेपर अब ये जुड़ जाएंगे ऑप्शनल के स्थान पर। तो कुल मिला के 8 पेपर होते हैं 4 दिन में। यहाँ सबसे ज़्यादा हम जो अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपना एक हिंदी बहुत मजबूत रखिए। अगर 150 नंबर की होती है तो उसमें कम से कम आप 100 प्लस नंबर लाएं, इस तरीके से पढ़ाई करिए। जीएस के पेपर में, जैसा कि नाम है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, हमें किसी भी सब्जेक्ट में जो जीएस के पेपर होते हैं विशेषज्ञता अर्जित नहीं करनी है। सामान्य अध्ययन, किसी भी टॉपिक के बारे में जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए और उसको करंट से रिलेट करके हम लिखना बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्लासेस में लगातार बताता रहता हूँ अच्छा। कि आप लोग पढ़ो, बस पढ़ो, हमको मास्टरी नहीं करनी, टीचर नहीं बनना। टीचर बने हमें है ना, हम बहुत हैं। मतलब आपको केवल सामान्य जानकारी रखनी है, अवेयरनेस रखना है हल्का सा कि हाँ ये एग्जाम में आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सर को मैं इसलिए भी अपने साथ लेकर आया क्योंकि जो संघर्षरत होते हैं उन लोगों की बातों को कम सुनते हैं लोग। अब तो मेरे साथ सेलेक्टेड है पीसीएस 132, इनकी तो सुन लो। जो सफल हो चुके हैं उनके साथ बोल रहा हूं मैं कि इन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि ऑप्शनल तय करने में बैकग्राउंड का कोई भी हाथ नहीं होता। और अब तो ऑप्शनल हट जाएगा तो वो वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, और एक सवाल और ये पूछूंगा मैं आपसे, फैमिली बैकग्राउंड को लेकर बड़े लोग रहते हैं, डाउट में, शंका में रहते हैं कि मेरी फैमिली ऐसी है तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली का मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली एक बैकबोन की तरह होती है, फैमिली को सपोर्ट करना भी चाहिए, पूरी फैमिली को एक साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि हम वो हैं जो कि फैमिली को आगे लेकर जाएंगे। अब जैसे पीसीएस हो गई सर, 7 पीढ़ियां बदल गई, 7 पीढ़ियों तक वेद प्रकाश सर का नाम आगे रहेगा कि पीसीएस वेद प्रकाश सर, बीडीओ 132 रैंक। इस बार सर यूपीएससी देने वाले हैं और पहली बार इनको मन से यूपीएससी देना है, क्योंकि एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद मन अपने आप लग जाता है कि आगे हम चल के और इससे भी ऊपर जाएंगे। मैं तो हमेशा से इनके लिए शुभचिंतकों के तौर पर एक स्थान रहा है मेरा इनके जीवन में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि गृह सचिव बने, रक्षा सचिव बने, वित्त सचिव बने और लंबी लंबी ख्याति अर्जित करें अपने जीवन में। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप एक बार अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दो इनको, कि कई लोगों को ये लगे कि फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। और रिसोर्स न होते हुए, मैंने देखा रिसोर्स न होते हुए भी साइकिल से चलकर आते थे पढ़ने के लिए, साइकिल से रहते थे। और जो बाइंडिंग कराते हो ना आप, स्पाइरल बाइंडिंग जो करवाते हो, मेरी किताबों पर सर ने करी। मतलब मुझसे कहा कि पैसे खर्च करके क्या करोगे, स्पाइरल मैं खुद ही कर देता हूँ। वो जो हमारे पास किताबें रहती थी और वो फट जाती थी ज्यादा पढ़ते पढ़ते, तो फिर इन्होंने क्या किया कि मैं ही कर देता हूँ स्पाइरल। और मुझे अभी भी याद है, हम दोपहर में खाना अपने आप बनाते थे। क्या करेंगे बाहर खर्च करके, सब्जी मैं बना देता हूँ, खाना तुम बना लोगे। तो जो चीजें रहती है ना कि यार बाहर का खर्चा करना, देखो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी ये तो सही है, लेकिन फैमिली को आपके सपोर्ट की भी आवश्यकता है। जब तक कि आप फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड, तो फैमिली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो सिर्फ इतना सुनवाना चाहता हूं आपको कि फैमिली का योगदान ज्यादा जरूरी है या फिर हमारा फैमिली के लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए, बैकग्राउंड की यहाँ तक बात है तो सबसे पहले आपने, अच्छा ये बताइए, आपके पापा जी क्या करते हैं? पापा जी वो चीजें, क्योंकि
पापा जी का नाम आते ही ना एक भगवान की सूरत हम लोगों के सामने आ जाती है, और सेक्रीफाइस की मूर्ति होती है पिताजी। जो पापा होते हैं ना, वो सेक्रीफाइस करने की मूर्ति होते हैं। और सबसे पहले सफलता में योगदान गुरुओं के अलावा, क्योंकि गुरु ने इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें गाइडेंस दिया, माता पिता का पहला स्थान होता है इन चीजों में। तो पापा जी के बारे में बस एक शब्द। देखिए, मेरे पिताजी मजदूरी हैं, मजदूर थे, अभी तो उनकी उम्र हो गई है। अब आप देख लो कि अभी अधिकारी के पिताजी हैं वो, और ये जो अधिकारी है ना, ये जीते जी उनको जब तक जिएंगे अब लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने आया करेगी पिताजी को, साथ में रखेंगे क्वार्टर में, तो सीख लो कुछ सीख लो, है ना। हाँ, तो पिताजी मजदूर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। हम पांच भाई हैं, एक बहन है हमारी। परिवार में ज़्यादा मजबूती नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन। भैया हमारे दूसरे नंबर के भाई हैं जयपाल सिंह, वो टीचर बन गए थे 2005 में। तो उसके बाद थोड़ी हमें भी उन्होंने, भैया ने पढ़ाया, सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद हम 3 लोग जॉब में थे, सरकारी नौकरी, टीचर हैं तीनों, एक भाभी है, 2 भैया, और मैं अभी हो गया चौथा। तो देखिए, अगर हम सोच लें, आपने दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के बारे में सुना होगा। उन्होंने बोला है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हाँ, छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि अरुण सर ने बताया, ये मेरे बारे में काफी सारी चीजें जानते हैं कि ये मुझे 8 साल से जानते हैं, तो तब से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक संयम, धैर्य और शांति स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा सभी ने। तो हमें ये सब तीनों चीजें पालन करनी है। संयम रखना है, धैर्य रखना है। अगर हम असफल हो रहे हैं तो सोचना है कि क्या कमी कर रहे हैं। असफल हर कोई होता है, सभी लोग, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमने भी तैयारी की, सभी लोग सफल नहीं होते हैं, लेकिन समाज में या अपना कहीं ना कहीं तो सफल होते ही हैं हम। तो ये नहीं सोचना है कि हम असफल हो गए, पढ़ाई छोड़ दें, नहीं। ये नहीं पता चलता कि हम पत्थर को, जो एक पत्थर तोड़ रहे होते हैं, किस हथौड़े की चोट से पत्थर टूटेगा। ऐसा नहीं है जो लास्ट चोट से पत्थर टूटा केवल उसी के प्रहार से वो टूटा। अच्छा, ये निरंतरता के कारण टूटा है। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, पूरा सार ये निकला। फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना भी मैटर नहीं करता कि आप उसको परे करके सफलता हासिल ना कर पाए। मतलब सीधी सी बात है कि सफल हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सफल हो सकता है। इवन कोई भी, जब कलाम साहब अखबार बेचने के बाद भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और सर पीसीएस हो सकते हैं, जीता जागता एग्जाम्पल। हमने कलाम साहब को देखा था किताबों में या फिर टीवी पर, उनको देख रहे हो आप मेरे फोन पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, जैसे किताबों का रोल, अभी अगली बात आ रही है कि किताबों का रोल, किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए या फिर ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी ज्यादा करनी चाहिए? देखिए, किताबें हमें कम पढ़नी चाहिए और ज्यादा बार पढ़नी चाहिए। वहीं मतलब एक किताब 100 बार, 100 किताबें एक बार नहीं। जैसा कि अरुण सर है, आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं सर। तो आप इनका चैनल भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करंट से 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे पीसीएस प्री में, तो आपको मिल सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। इनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें एक माइन्यूटली तरीके से बताते हैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझिए कि करंट का बहुत बड़ा रोल है। वहीं अगर हमें कुछ पढ़ाई की जाए, बुक्स की बात आती है, अगर प्री के लिए देखा जाए, कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ। हाँ, बुक्स जो करंट वाली बुक्स हाँ, हैं, उनके क्योंकि करंट की आवश्यकता इनको ज्यादा पड़ती है। हाँ, करंट के लिए वैसे तो हम लोग हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी अभी बात करेंगे कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है या फिर ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। देखिए, करंट के लिए आप ऑफलाइन पढ़िए, और ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब आप बोर हो रहे हैं और आपको ज्यादा पढ़ना है तो लेटे लेटे देख सकते हैं। जब आप बोर हो रहे हैं, अंडरलाइन करो ये वाली चीज कि वैसे आपको ऑफलाइन ही कवर करना है, लेकिन जब आप बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस समय मेरे पास टाइम कम है और ज्यादा चीजें रिकवर करनी है, तो मुझको ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए, लेकिन भरोसा ऑफलाइन वालों पर ही होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, आप सभी को पता है 7 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, उसमें से आधे 50% लोग पेपर देते हैं। सक्सेस रेट 50% कंपटीशन खुद ही अलग हो जाता है। फिर देखिए, उसमें से 5-6 हजार लोग केवल मेंस देते हैं, उसमें से इंटरव्यू के लिए 1200 जाते हैं, फिर 300-400 लोगों में आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो आप सोचिए 50% कंपटीशन तो फॉर्म भरने के बाद ही खत्म हो जाता है। अब बुक के बारे में बताता हूँ मैं। आप मतलब
इस तरीके से नहीं सोचना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है ही नहीं। कंपटीशन ज्यादा नहीं आपको है, एक दिमाग सीट का चाहिए खेल है। होती है, एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए होती है। हम सभी को एक सीट की आवश्यकता होती है, ज्यादा है ही नहीं। तो करंट के लिए सर दो हाँ। किताब है, कोई सी एक या दो, जितनी भी आप बता सकते हैं जो आपने पढ़ी है वो। देखिए मैं मोस्टली जो पढ़ाई करता हूँ, जो घटनासार आती है करंट अफेयर के लिए 6 महीने की होती है, एक पीटी से पहले 2 महीने पहले आती है, वो भी घटनासार, और एक एडिटोरिया। इनको आप दो किताब को बाइबल समझ लीजिए करंट अफेयर के लिए, क्योंकि हमें 100% नंबर लाने ही नहीं है। आप 60% नंबर ला के 150 में से 60 क्वेश्चन सही कर दें विदाउट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव काट के, तो आपका प्री निकल जाएगा। और सामान्य ज्ञान दृष्टि की आती है, ये दृष्टि सामान्य ज्ञान जो वन लाइनर फैक्ट वाली है ना, वन लाइनर दृष्टि फैक्ट की, वाली, या फिर कोई भी किताब जो अच्छी आपको लगे, बिल्कुल क्राउन की, या वैसे ल्यूसेंट पहले बाइबल हाँ। मानी जाती थी, लेकिन ल्यूसेंट में उसी का गलतियां निकलने प्रतिस्थापित लगी। कर दिया है, और हाँ। दृष्टि का मतलब बहुत ही मटेरियल है जो अच्छा है। एनसीईआरटी बेस्ड है बेसिक ये है। वही आप NCERT देखिए से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छे से लगा के रखें। पीटी निकालना है आपको, ऑफिसर बनना है और तो ये आपको केवल पढ़ना ही पड़ेगा। पीसीएस के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम के लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ। देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये पीसीएस के लिए बता रहे हैं सर, तो पीसीएस के लिए नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए, ये जो अनुभव है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए काम में आने वाला चाहे है। आप यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, हाँ। या लोअर पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, पैट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, तब भी आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पता होना 10 साल के चाहिए। previous उससे हमें year। ये पता लगता है कि पैटर्न क्या है, क्या तरीका है, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, मतलब क्योंकि डिमांड जो है वो डायनेमिक होती रहती है, करंट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। चीजों को कैसे और ज्यादा सरल किया जाए, इन चीजों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रात में पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए। देखिए हम, जैसा कि प्रकृति का नियम है, रात सोने के लिए बनाई है, दिन पढ़ने के लिए बनाया है, यानी काम करने के लिए दिन बनाया है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हम विपरीत, काफी लोग निशाचर होते हैं काफी लोग तेंचर होते हैं। तो निशाचर ज्यादा नहीं बनिए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, 1 बजे तक करें, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे आप जगें। और मोस्टली जो भी नींद है सर 8 घंटे 7 घंटे हमें लेनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। हाँ। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जो जिसे हम पचा सकें। ऐसा नहीं है खाना प्रॉपर खाना है, सोना प्रॉपर है, पढ़ाई बाद में। जैसा कि सर बता रहे थे, किसी हाँ। स्टूडेंट को कह दिया कि 2 घंटे ही सोना है। हाँ। तो मैं ये कहूंगा जिन्होंने कहा है वो सक्सेस शायद ही हुए हों, हो भी गए हों, तो उनकी वजह से ये अपवाद हो सकता है। उनके जूते का नंबर और सबके जूते का नंबर एक जैसा नहीं होता, तो बुद्धि का नंबर एक जैसा कैसे हो जाएगा? क्या पता वो 2 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हो। अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से पढ़ें, अपने और निरंतरता रखिए पढ़ाई में, और 7 से 8 घंटे आपके मिनिमम पढ़ने चाहिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए। आप जल्दी सफलता अर्जित करें, इसके लिए आपको निरंतरता बहुत जरूरी है। ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा सही है या फिर ऑनलाइन? क्योंकि आज की दुनिया में ऑनलाइन का बड़ा बोलबाला है, ऑफलाइन तो खत्म ही कर दी ऑनलाइन वालों ने। देखिए ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा बेहतर है। इसके पीछे एक वजह है, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ते हैं सर, तो उसमें हम एक तो नेचर सीखते हैं, कि हमारे साथ में कौन बैठा हुआ है, कैसे उससे व्यवहार करना है हमें। ऑनलाइन में हम क्या कुछ भी कर रहे हैं, अभी हमारे पास से कोई भी गुजर जाए हम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, या जो पढ़ा रहा है उसको नहीं देखते हैं। और हम जैसे ऑफिसर बन जाते हैं तो हमें पब्लिक डीलिंग सीखना बहुत जरूरी है। ये कहाँ से सीखना? पब्लिक रिलेशनशिप, वही पब्लिक जो डील कैसे करना है लोगों को, तो ये चीजें हमें सीखनी है। तो सीखेंगे किससे? ऑफलाइन से। ऑफलाइन, और लगातार आप पढ़ते रहिए। रुकना एक सेकंड। हमें, और जैसे मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ प्री के लिए। हाँ। तो मैंने बताया करंट अफेयर के लिए हो गई हमारी घटनासार, एडिटोरिया, और ऑफलाइन पढ़नी है, ऑनलाइन भी पढ़नी है सर के द्वारा। और आप सामान्य ज्ञान दृष्टि देख लीजिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, और आपको घटना चक्र हैं 8 हैं उसकी बुक्स जो आती है प्रीवियस ईयर की, तो घटना चक्र आप जरूर लगाएं। एक बार बच्चों के मन में ये इश्यू रहता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं 6 से 12 तक की। जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, सबसे पहले हुआ इस बात का बनाया जाता है कि एनसीईआरटी बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ी है आपने? हाँ, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ी। वो जो 11-12 की, 11-12 की, हाँ। वो ज्योग्राफी वैसे आपका था, इकोनॉमी या फिर हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी, पॉलिटी की एनसीईआरटी? देखिए पॉलिटी की पढ़ी है मैंने, हिस्ट्री की भी पढ़ी है कुछ बुक्स, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
और एनवायरनमेंट की जो भी मतलब सभी रहती 6 है, से लेके 12 तक पढ़नी है या फिर कुछ चुनिंदा चुनिंदा पढ़नी है, सभी नहीं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी है और अपना अभी सिलेबस आप के अकॉर्डिंग। शुरुआती फेज में हैं, हम्म। जैसे आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक अवश्य पढ़ लें। एक बार अच्छा रहता है, क्योंकि हमें वहाँ से हम भाषा ही फ्लो सीखते हैं। हाँ। एनसीईआरटी जैसा कि उसकी रिसर्च से बनाई है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से बनाई जाती है, बहुत सारी खोज की जाती है लेटेस्ट। और काफी बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि ओल्ड पढ़े या ओल्ड न्यू। वाली ज्यादा बेहतर है वैसे। हाँ, न्यू पढ़िए, क्योंकि उसमें हमें नया डाटा मिल जाता है, नई नई चीजें मिल जाती करंट है, के साथ related। सरकार की योजनाएं मिल जाती है। तो आप न्यू वाली पढ़े, मार्केट में आसानी से अवेलेबल होंगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे देखो आपके सामने कितने सारे डायमेंशंस पे चर्चा हुई। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपको भी सपोर्ट करना है फैमिली को, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा, सिलेक्शन के दौरान कितना पढ़ना है, खाना पीना कितना है, मतलब पहले आपको आपकी हॉबीज पूरी होनी चाहिए। मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें लिखा था कि रिजर्व हो जाओ और अपने आप को दुनिया से अलग कर लो। एकांत में नहीं जाना, बीमारी कहते हैं उसको, हम एकल खुरा कहते हैं वो नहीं बनना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करनी है आपको। चाहे आप कांस्टेबल हो, चाहे आप यूपीएसआई हो, चाहे आप टीचर बने, सब में हमको पब्लिक के साथ रिलेशनशिप्स बना के रखने हैं और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों को आगे देखना है। ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन की तुलना में। और यूट्यूब देखिए, लेकिन तब देखिए जब आपको समय मिले तब। ऐसा नहीं कि केवल यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड हो गए। बहुत सारी कोचिंग अभी यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है, सभी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो ऑनलाइन में इतना भी मत खो जाइए कि ऑफलाइन को भूल जाओ। ऑफलाइन का अपना एक अलग महत्व है, ऑनलाइन का एक अपना अलग महत्व है। लेकिन यदि कोई टीचर ऑनलाइन के साथ अब आपको जो आज की चीज़ें हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, तो उन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करके चलिए। मतलब करंट के साथ आपको पढ़ा रहा है तो उनको ज़्यादा आगे बढ़ाइए। सर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों को अनुशासन सीखना है। वो अनुशासन, मैनर्स। ऐसे मान लो हमें ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, वो अपने अंदर फील करिए आप। मान लो अनायास किसी से बहस नहीं करनी है, किसी मुद्दे पर बिना प्रॉपर जानकारी के बहस नहीं करनी है। एक ऑफिसर होता है बिना बात के कोई झगड़ा नहीं करता किसी बात से। और अनुशासन, अनुशासन मतलब हमें पढ़ना है, 8 घंटे तो पढ़ना ही है? उस टाइम में हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे है? और लिखाई करनी है या बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, राह चलतों की मदद करनी है। और यही है पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिलेशनशिप। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये हम केवल सिलेबस में नहीं, अपने जहन में उतारिए, अपने मन मस्तिष्क में रखिए। हमेशा पढ़ाई के दौरान आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। अच्छा, आपने तैयारी की, कई बार ऐसा लगा होगा छोड़ के भाग जाऊं, हाँ, लो फील हुआ होगा, उस समय क्या किया? हाँ, देखिए डीमोटिवेट होना इस तैयारी के दौरान सबके अंदर, सब डीमोटिवेट होते हैं। ये इंसानी फितरत होती है और हम सब इंसान हैं, न तो भगवान हो सकते न शैतान हम होना चाहते। काफी लोगों को लगता है कि अब डीमोटिवेट हो गए, हम कोई छोड़ देते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन ये ऐसा रहता है। लेकिन अब आपके जो वरिष्ठ हैं आपको समझा सकते हैं, आप एक बार बात करिए। मतलब ये कहावत बिल्कुल सत्य है वरिष्ठ वाली, कि ये ज्यादा मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है, शकुनी है या फिर कृष्ण। बिल्कुल, आप ऐसे लोगों से बचिए जो बाबा है, बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, चाय की दुकान पर बैठने वाले, पान की दुकान पर बैठने वाले, या फिर जो वरिष्ठ हो गए तैयारी करते करते और उनका अब तो कोई उद्देश्य बचा नहीं, केवल ज्ञान देने के लिए बैठे होते हैं। जो लोग हमें सही ज्ञान देते हैं, देखिए ज्ञान सभी पर आप सही देते हैं, सभी का ज्ञान अच्छा, बहुत ज्यादा लोगों से ज्ञान लेने की जब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सफलता की अलग कहानी होती है, हर एक का, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका। काफी लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, बहुत ज्यादा बुक पढ़ ली, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको सामान्य जानकारी चाहिए, मास्टरी नहीं करनी। हमें एग्जाम निकालना है, ताकि विशेषज्ञ बनना है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और जो चुनिंदा चीजें बताई गई हैं आप उन्हीं पे फोकस करें। मेंस देखिए, काफी लोग ये पूछते हैं कि इंटरव्यू के दौरान क्या क्या समस्या आती है। इंटरव्यू के दौरान, हाँ, मैंने अभी आप आए जब भी मैंने पूछा आपसे कि इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या सवाल पूछे गए थे। आपके पैनल में कितने लोग थे? मेरे पैनल में तो 4 लोग थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है हमारे यहाँ के, कम्युनिज्म या फिर लेफ्टिस्ट या फिर राइटिस्ट विंग वाले कई सारे लोग चलते हैं, राजनीति के अकॉर्डिंग इंटरव्यू होते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि बाइस्ड होते हैं, पहले से पक्षपाती होते हैं इंटरव्यू वाले, कि ऐसा सवाल पूछते हैं कि किसी का जाति या फिर धर्म देखकर सवाल पूछते हैं, जिस तरह से जाति धर्म देखकर तिलक करते हैं ना, उसी तरह से सवाल भी होते हैं कि इंटरव्यू में?
देखिए इस तरीके से कोई सवाल नहीं होते, क्योंकि जो पैनल में बैठे होते हैं ना, वो बहुत ही सभ्य और इंटेलिजेंट कह सकते हैं। इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, उन्होंने समाज को, देश को देखा होता है पूरा। तो इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट या इस तरीके के क्वेश्चन वो नहीं पूछते जिससे सामने वाला एम्बेरस फील हो, है? तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं रहती। और अच्छे से मतलब लीड करते हैं, जैसे सामान्य बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से इंटरव्यू पूछा जाता है। इंटरव्यू पूछने वाली जैसे ऑप्शनल थे, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं कि नहीं। तो देखिए ये इंटरव्यू की तैयारी लगातार चलती रहती है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान आपको सबसे आसान सवाल कौन सा लगा जो आपसे पूछा और ऐसे लगा कि ये मुझे पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे पूछ के? तो देखिए सबसे आसान सवाल यही था, जैसे हमारे मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो गोरखपुर में होती है। तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, और ये गोरखपुर में होती है। सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा जो ये लगा कि ये वाला क्यों पूछ लिया इन्होंने? हाँ, एक कठिन सवाल तो ये रहता है कि सभी क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। वहाँ हम कभी कभी घबरा जाते हैं क्वेश्चन आते हुए ही। फिर भी मुझसे जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ, उन पे थोड़ा मैं नर्वस हो गया था। फिर भी मैंने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए, विश्वास के साथ झूठ बोलना चाहिए, बिल्कुल बोल दीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहिए, अगर मान लो आपने गलत उत्तर दे दिया था, आप वो कहते हैं देखो सही बोल रहे हैं, तो आपको बोलना है कि हाँ मतलब मैं सही हूँ, तो उनको लगेगा कि कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, लगातार कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और सारी चीजें, इंसान भी हमेशा सच नहीं बोलता, और इतना भी ब्लंडर झूठ नहीं बोल देना है कि गलत बात पर आप अड़ गए कि नहीं यही ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो बोल देना, सर मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये बात सही है, और बाकी मेरा अगर गलत बोल रहा हूँ मैं, तो मैं आई विल चेक दिस। और देखो जो ये था ना, ये मैंने इनको पर्सनली बुलाया था कि सर एक बार आओ और बच्चों के लिए जेन्युइन और ईमानदारी वाली जानकारी, क्योंकि मैं आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ। मैं केवल टीचर ही नहीं हूँ, एक आपका मेंटर भी हूँ, और कोशिश ये रहती है कि आप लोगों तक सही जानकारी एग्जैक्ट वे में आप लोगों तक पहुँच पाए। तो मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि हमेशा से आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँ। कई बार हो क्या जाता है कि हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, गाइडेंस के अभाव में कई सारे लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, या फिर लोगों को ये लगता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, या फिर मैं ही इसके लायक नहीं बना था, क्या पता पीसीएस के लिए या फिर यूपी कांस्टेबल के लिए भी लोग सोचते हैं। अब इनको तो ये लगता होगा कांस्टेबल तो छोटी जॉब है, लेकिन अगर मान के चलो कि ये कांस्टेबल में भी सेलेक्ट होते तो भी मैं इनको लेकर आता, क्योंकि नौकरी नौकरी होती है भाई। सरकारी नौकरी का एक अपना ही रौला होता है, सरकारी नौकरी का एक अपना ही हिसाब किताब रहता है। सरकारी नौकरी सरकारी होती है। अब मैंने इनसे पूछा कि शादी वादी के लिए फोन आ रहे थे, तो वहां से ये जो बैचलर्स होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट निकलवा ली जाती है। मैं ये चीज बहुत दिनों से जानता हूँ। और जो विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, उनके कॉल सीधे इनके पास आते हैं कि भाई शादी वादी कर लो, पापा का नंबर दे दो। तो इनके पास भी लगातार आ रहे हैं। अच्छा, जो कल तक साइकिल पे चल रहे थे तब कोई नहीं पूछ रहा था, साइकिल पे चल रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष चल रहा था, तब कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जैसे ही जॉब लगी वैसे ही लोगों के कॉल आने लगे। कहते हैं ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके आम को भी लोग खट्टा बता के चले जाते हैं, मीठे आम को, और जब आपके पास सरकारी जॉब होती है ना तो निवोड़ियों को भी आम बताते हैं, नीम पर भी आम आ जाते हैं। तो ये हुआ है सर के साथ, और ये हम सबके साथ होता है। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हम इस जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर मेहनत नहीं करी तो जो है ना उसे भी गंवा देंगे। यही हुआ है इनके साथ। और जो मेहनत से प्राप्त किया गया हर एक लम्हा, हर एक चीज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक एक बात आपको बताई वो ईमानदारी वाली थी। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके सामने एग्जैक्ट वे में और रियल जानकारी पहुंचे। ऑप्शनल में सर का था ज्योग्राफी, 132वीं रैंक, यूपी पीसीएस 2021 क्वालिफाई। मैं रोल नंबर वगैरह भी डालूंगा इसके ऊपर के रोल नंबर कितना था। हापुड़ से रिसेंट पढ़े हुए हैं हम, पिछले 8 सालों से एक साथ हैं, और वक्त वक्त पर हम एक दूसरे को सलाह और एक दूसरे को मशवरा भी किया करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना जीवन में। और दृष्टि में भी पढ़े हुए थे, दृष्टि आईएएस में। झूठ बोलने वाली कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं कि झूठ बोल दिया जाए यहाँ पर। कभी भी ये नहीं कि रात भर जग के पढ़े, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके सामने बैठे हुए हैं, देखो न तो चिड़चिड़े ऑफिसर अच्छे लगे ना ही चिड़चिड़े इंसान। और चिड़चिड़ापन आता है भूखे रहने से और ना सोने से। तो भरपूर नींद लो, भरपूर सो, भरपूर खाना खाओ, मिठाई खाओ। न तो एक दिन जिम जाने से कोई पतला हो जाता, नहीं एक दिन
एक दिन खाने से कोई मोटा हो जाता। इसी प्रकार एक दिन से न तो कोई सेलेक्ट होता, न ही एक दिन ना पढ़ने से किसी का फेलियर होता। ये सब होता है कंसिस्टेंसी, बताया, लगातार पढ़ते रहने से, लगातार अपनी एकाग्रता बनाए रखने से, पेशेंस रखने से। और मैं चाहूंगा कि सबसे आखिरी में सर आपके लिए कुछ बोलें और आपको मोटिवेशन और ज्यादा मिले। देखिए, जैसा कि ये जर्नी है पीसीएस की, यूपीएससी की लंबी जर्नी है। वही टीचर की जॉब में भी आजकल बहुत कंपटीशन है। कांस्टेबल हो, दरोगा हो, कंपटीशन सब जगह है, सभी में कंपटीशन। लेकिन इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप निरंतरता बनाए रखिए और अपने गुरुओं पे, जिस कोचिंग से आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। दूसरों को देखकर प्रभावित नहीं होना कि वो नई किताब ले आया, मैं भी उसी किताब को लाऊंगा, उसी से सिलेक्शन होगा। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उस पर भी विश्वास रखें, क्योंकि वो भी किसी बुद्धिस्ट लोग ने लिखी है, विद्वान ने लिखी है। प्रत्येक जगह कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट, ना आप परफेक्ट, ना ये परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई कमी तो कहीं ना कहीं रह जाती है। इस इंटरव्यू में भी कोई ना कोई कमी रही जाएगी, जो हमको लगेगा बाद में कि ये और होना चाहिए था। लेकिन जब एक बार वर्दी पहन के आएंगे तो एक और बार लाल बत्ती के साथ में, इनकी गाड़ी के साथ में एक बार इंटरव्यू लूंगा, तब वो कमी भी पूरी कर दूंगा। आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या कमी रहेगी, आपको कौन से सवाल पूछने थे सर से। हाँ, तो अभी देखिए, और जो तैयारी है हमारी एक दिन में नहीं होगी, लगातार कंटिन्यूस करना है, तैयारी लगातार करनी है। एक बार का फेल भी होते हैं तो दोबारा उठना है, क्योंकि जॉब हमें लेनी है और उसकी जो क्रेडिट मिलेगा वो भी हम ही को मिलेगा, हमको ही मिलेगा। परिवार का नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा, देश समाज का। सबसे बड़ी बात कि देखो आप सेलेक्ट हो गए जी सर, और मुझे जहां तक लगता है, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं कुछ नहीं चाहता कि आप किसी के लिए कुछ करो, लेकिन आपके अपने समाज के लिए जो बच्चे ना पढ़ पाते हो, मैं चाहूंगा कम से कम 10 बच्चों को आप पढ़ाओ जो ना पढ़ पाते हो। देखो मैंने देखा हर एक सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, ना जनरल, ना एसटी, ना ओबीसी, ना ही कोई धर्म मैटर करता है बीच में, ना कास्टेज मैटर करती है, इंसानियत मैटर करती है भाइयों। इंसानियत के नाते जो भी गरीब मिले आपको, उनको जरूर पढ़ाएं। और मुझे भरोसा है वेद के ऊपर, मुझे वेद प्रकाश सर पर पूरा भरोसा है एक प्रकरण कि जरूर करेंगे। 2016 की बात है, जब मैं एमए में था तो मैं अरुण सर के रूम पर पढ़ने जाया करता था, इनके सर के नोट्स पढ़ता था मैं, और सर मना भी नहीं करते थे। तो ऐसे दोस्त, ऐसे बड़े भाई मतलब जरूर बनाए जो आपको विषम परिस्थितियों में काम आए। मेरे मित्र एडवोकेट अरविंद कुमार सिंह, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरी फैमिली का तो रूम वो ऐसा था कि जिसमें जून के महीने में आदमी के ऊपर झुलस जाए, फलक पड़ जाए, इतनी गर्मी रहती थी। कूलर नहीं था, पंखा था सिर्फ, और हम धरती पे पड़े रहते थे, जमीन पे पड़े रहते थे। एक ही चारपाई होती थी मेरे पास और बगल में ही किचन था, वहीं पे कुछ खाया पिया बनाया, और ऐसी ज्यादा चीजें भी नहीं थी हमारे पास, ना इनके पास ना मेरे पास। बस नॉर्मल लाइफ जियो भैया, और आसान जियो। एक और बात, जैसा कि मैं आपको बताऊं, बैकग्राउंड वाली बात आती है तो मैं एमए तक केआर कॉलेज 2017 में एमए हुई मेरी। एमए में भी साइकिल से ही जाता था। हाँ, और वो भी नई साइकिल नहीं थी, पुरानी साइकिल थी। और आपको एक और आप समझेंगे, पता नहीं क्या ये ब्लंडर, झूठ तो नहीं बोल रहे, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल आया था 2016 में, जब एमए प्रीवियस ईयर में थे, क्योंकि मेरे पास जब था उस समय मेरे पास एंड्रॉइड वाला फोन था, और इनके पास एक बटन वाला फोन था काले कलर का। और संसाधनों का इतना अभाव होते हुए मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैंने केआर कॉलेज में बीए का टॉपर रहा हूँ, एमए में भी और ग्रेजुएशन में भी। एक वेद के ऊपर मैं वो फोटो अगर हो सका मेरे पास आया तो मैं इसके ऊपर टैगलाइन में जरूर डालूंगा, स्वाफी बांध के हमेशा आया करता था। मतलब वो ये जो स्वाफा होता था ना, वो कभी छोड़ा नहीं। मतलब लोगों को अगर हम हवा में उड़े भी तो अपने पैरों को हमेशा जमीन पर रखना चाहिए, अपने नेचुरल तरीके से जीना है। किसी को दिखावा में कुछ नहीं रखा, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा। अपना तरीका है, अपने तरीके से पढ़िए और अपने तरीके से रहिए। और जो एक कहावत है ना, पढ़ने पर कि जो आपका होगा वो आपको गूदड़ों में भी अपना मानेगा, और जो आपका नहीं होगा वो सोने के श्रृंगार करके आ जाना, तब भी आपको नहीं मानेगा। तो सीधी सी बात यह है कि नेचुरल रहो, प्राकृतिक रहो, प्रकृति में जीवन जियो, और कोई मैटर नहीं करता भैया। सेलेक्ट हो जाओगे तो सब तुम्हारे पास, सेलेक्ट नहीं होंगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारे से दूर होने वाले हैं। कहते हैं उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो उगता सूरज है अभी। ये बात मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है कि आप भी एक उगते सूरज हैं जब आप तैयारी करेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। पिछली साल हम मिले थे यहीं किताबों की दुकान के पास मिले थे, बुलाया था मुझे, मैं गया था मिलने के लिए।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो मान लो मेरी प्राइवेट ही जॉब है, टीचिंग करता हूँ, वो टीचिंग मेरी प्राइवेट ही है, कभी भी ये नहीं हुआ कि वेद प्रकाश का फोन नहीं उठाया या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अभी भी मैं जब भी व्हाट्सएप करता हूँ हमेशा रिप्लाई, हाँ भैया जी क्या हाल चाल। आज भी मैं कह रहा था कि मेरा वीडियो शेयर कर दिया करो, तुरंत शेयर करते हैं। और जो एक भावना होती है ना कि इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है, इंसान ही इंसान के काम आता है, तो वो वाली भावना कूट कूट के वेद प्रकाश के अंदर भरी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में और इतना सारा होने वाला है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कोई हल्की चीज नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में 1 या 2 साल में आईएएस ऑफिसर, डीएम की रैंक तक जाने वाले इंसान है ये। तो कितने सारे लोगों का भला होने वाला है। आजकल जो अधिकारी बन रहे हैं ना वो जमीन से जुड़े हुए बन रहे हैं, ऐसे लोग अधिकारी बन रहे हैं, तो क्यों नहीं भला होगा समाज का। पहले योजना आयोग होता था, केंद्रीकरण होता था योजनाओं का, अब विकेंद्रीकरण हो गया, नीति आयोग आ गया है। देखिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ दोस्त होते हैं जो आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन लाइफ को बहुत खुश रखते हैं। आपको इस तरीके से जोक सुनाएंगे जैसे आप मतलब टेंशन में होंगे, तो आपको मतलब मेंटली सपोर्ट बहुत देते हैं। आजकल ऐसे दोस्तों का मिल पाना असंभव सी बात हो गई है। स्वार्थ भरी दुनिया में निस्वार्थ दोस्ती खोज पाना, ये मान के चलो कि चकोर के लिए आसमान से बारिश खोजना। बात सही भी है, लेकिन आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। ये मेरा, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, जैसे हमें अरुण सर मिल गए और हमारे मुझे दोस्त भी जैसा भी है, देखो आप अच्छे बने, हो सकता है आपको आपसे मिलकर किसी की खोज पूरी हो जाए। हाँ, है ना, कोई ना कोई तो होगा जो खोज रहा होगा। कोई ना, बिल्कुल। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल होना जरूरी है। आप अच्छे हैं, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, आप हमेशा अपने लिए अनुशासित रहते हैं और दृढ़ संकल्पित रहते हैं हर बात के लिए, सपोर्टिव हैं सबके लिए, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप किसी की सहायता करोगे, आपको कभी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, लोग आपकी सहायता करने के लिए हमेशा एक तैयार प्रकरण है, रहेंगे। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, हमें जवानी में या अच्छे समय में सबकी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हम अपने बुरे समय में कोई मदद मिल सके। क्योंकि हम अगर मैं आज ऑफिसर हूँ, अपनी ज्वाइनिंग के दौरान या काम के दौरान मैं किसी की सपोर्ट करूंगा तो मेरे भविष्य में कोई ना कोई सपोर्ट करेगा ही। जैसे अरुण सर ने मेरी सपोर्ट की तो मेरे मित्रों ने मैंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी, मैं सच बताऊं, केवल फोन टाइम पर उठाई, मैसेज के रिप्लाई टाइम पर दिए, कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि मैं कोई हूँ। मतलब मैं कभी भी किसी को फील नहीं होने देता ये वाली चीज। तो ये सपोर्ट, जबकि मैंने तो आप लोगों को सबको कई सारी क्लासेस में बताया, आपको फोटो भी दिखाई, वो साइकिल वाला फोटो कि देखो जब ये इंसान पीसीएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं सिपाही बन सकते। तो सर ये देखिए, अभी फिजिकल मेंटली काफी सारी सपोर्ट होती है और आपने मुझे मेंटल सपोर्ट किया है, मेरे दोस्तों ने किया है। मैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ। सबसे पहले सर का नाम तो है ही, मेरे दोस्त हैं, अजीज मित्र हैं और अजीतपुर से ही हैं, कोसी कला। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आजकल डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में है। अच्छा, यहाँ जिला न्यायालय में अच्छे वो है। उन्हीं में हमारे जल सिंह है, कृष्णा है और गोविंद है, राजीव है और हमारे अनुपम है, लक्ष्मी नगर से इस समय टीचर हैं। अनुपम है, रामचंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। एक हमारे सारस्वत जी हैं, उन्होंने भी हितेश समय समय पर कुछ ना कुछ जब भी डिमोटिवेट होता है। रवि बाबू शर्मा है। तो और हमारे अभी वर्तमान में जिस संस्थान में रहता हूँ वहाँ के लोगों ने मेरे, उनका तो खैर योगदान है ही। देखो सफलता में बहुत लंबी चीजें होती हैं, जुड़ती रहती हैं धीरे धीरे करके, लेकिन जो इंस्टेंट होता है वो इंस्टेंट ही रहता है। एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी मेरे SC OBC के भाई बंधु हैं, तो किसी को सपोर्ट नहीं मिल रही है या आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता काफी सारी चीजें, तो सरकारी संस्थान बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में 7 हैं। आगरा में भी है, हापुड़ में है। हाँ, वो सबसे जरूरी है कि जैसे कैटेगरी वाइज होता है ना, SC और OBC के लिए होते हैं वो संस्थान। तो आपको किस तरह से परीक्षा देनी है और वहां पर जाके आप SDM और DM रैंक के लोगों से तैयारी कर सकते हैं निःशुल्क। बिल्कुल। तो वो बता दें, एक लखनऊ में है भागीदारी भवन, गर्ल्स के लिए है, SC OBC की गर्ल्स के लिए आदर्श है लखनऊ में ही, वाराणसी में है। तो आप मतलब ये ना सोचे कि हमें सहायता नहीं मिलती, सरकारी संस्थान में भी आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी आपको। तो ये नहीं सोचना है कि हमें सुविधा नहीं मिल रही, सरकारी संस्थाओं का भी हम लाभ उठा सकते हैं और वहाँ से हमें जो भी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है सर।
और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको, अगर सजेशन चाहिए तो सर का नंबर मैं दे दूंगा। वैसे कॉल तो नहीं उठाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप अगर आप करेंगे अपने नाम के साथ तो आपको जरूर सजेशन देंगे, केवल सजेशंस के लिए। और रिश्ते विश्ते मत बताना, अभी शादी वादी नहीं करनी इनको। शादी के लिए कम से कम 5 साल और मैं चाहूंगा कि कम से कम 4-5 साल। नहीं बताया सभी। वेद प्रकाश। हाँ, मैं अपना नाम भूल गया जब इंट्रो दिया था मैंने। वेद प्रकाश नाम है मेरा। हर कोई जानता है, और अभी फेमस हो जाओगे, और फेमस हो आप, ऐसी नहीं है कि बातें और नामों से क्या होता है, कामों से होता है। लोग कामों से जानते हैं, अभी आपको काम से जानेंगे। और मैं अगली कड़ी जब लेकर आऊंगा वेद प्रकाश सर को अपने साथ, तो गाड़ी के साथ होंगे हम लोग। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बताएं कि किस तरह से जेन्युइन तैयारी होती है, किस तरह से जेन्युइन कैंडिडेट पास होकर आते हैं इस दुनिया में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत रही हो तो उसके लिए सर का नंबर दे दूंगा, मेरा नंबर है आपके पास, या फिर नहीं है तो आप इस पर कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की दिक्कतें रहती हैं तैयारी करने में। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सपोर्ट नहीं होता। वीडियो पूरा देखकर अपने आप को मोटिवेट करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जिन लोगों को आवश्यकता है इन चीज़ों की, उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर। सर एक बार बच्चों को धन्यवाद बोल दीजिए, जिससे कि इनका मोटिवेट होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा इंटरव्यू आप लोग देख रहे हैं, पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो देख लेना, लेकिन आपके लिए लास्ट, आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। निरंतरता ही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है। निरंतरता बहुत जरूरी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब अगर आप दौड़ नहीं सकते तो घुटने चलो, घुटने नहीं चल सकते तो रेंगो। इसी पंक्ति के साथ नमस्कार, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश सर। थैंक यू। इसके आगे का तो काट दूंगा, बस यहीं तक रहेगा।